नमस्कार विद्यार्थियों, आपके समक्ष मैं फिर उपस्थित हूँ और ये जो व्याख्यान मैं दे रहा हूँ वह व्याख्यान अपने उन विद्यार्थियों के लिए है जो हमारे बीए के छात्र हैं और बीए के छात्र जो पुराने सिलेबस के अनुसार हैं और नए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुसार जो विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए ये व्याख्यान है। और इसके साथ साथ जो हमारे एमए हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है और इसके अलावा उन सभी लोगों के लिए है, सभी जिज्ञासुओं के लिए है जो हिंदी कहानी की विकास और उसकी परंपरा को जानना और समझना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आमतौर पर जो हमें पढ़ाया गया है या पढ़ाया जाता रहा है कि जो भारत में कहानी का विकास हुआ, खास तौर पर आधुनिक युग में, चाहे किसी भी भाषा में हो, हिंदी में, बांग्ला में, मराठी में, कन्नड़ में, तमिल में, सबके बारे में यही कहा गया कि ये जो कहानियां हैं वो अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरीज की तर्ज पर लिखी गई। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगातार पढ़ते आए हैं। उन्होंने भी ये कहा कि आधुनिक युग में भारतेंदु काल से जिन कहानियों का आरंभ हुआ हिंदी में, वो शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानी या गल्प के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया। मैं थोड़ा अलग विचार रखता हूँ और जो नया शोध हुआ है, जो अनुसंधान हुआ है, और मैंने भी जो शोध और अनुसंधान किए, उसमें मैंने ये देखा कि जो हिंदी में कहानियाँ लिखी गई हैं और ख़ास तौर पर जो आरंभिक कहानियाँ लिखी गई हैं 1900 ईस्वी के आरंभ में, उसमें आम तौर पर यह देखा गया है कि ये कहानियाँ अंग्रेजी ढंग की कहानियाँ नहीं हैं या यूरोपीय ढंग की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि भारतीय ढंग की कहानियाँ हैं। अब कैसे, ये मैं आपको अब बताता हूँ। बचपन में आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी। उनमें सबसे जो लोकप्रिय है वो पंचतंत्र की कहानी। इसके अलावा हितोपदेश, कथा सरित सागर, महाभारत, रामायण, बैताल पचीसी और इस तरह की आपने कई कहानियां पढ़ी होंगी। अपने दादी, नानी, बाबा, नाना या अपने आपके घर में जो भी बुजुर्ग होंगे, अपने पिता, अपनी माँ से ये कहानियां सुनी होंगी। और लगभग संपूर्ण भारतीय भाषाओं में ये कहानियां कही और सुनी जाती रही हैं। आप तेनालीराम की कहानी सुनते हैं, लगभग सभी भाषाओं में ये कहानियां सुनी जाती हैं, सुनी गई हैं। हम बचपन से इन्हीं संस्कारों में पले बढ़े होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो यूरोप में जो विधा चल रही थी छोटी कहानी का, उनसे और इनमें जिनको हम कथा कहा करते हैं, क्या फर्क है? आमतौर पर फर्क यह दिखाया जाता है कि जो हमारे यहाँ कथा परंपरा थी, उस कथा परंपरा में मुख्य रूप से जो वर्णनात्मकता होती थी और लगातार कथा कहने का प्रवाह होता था, वो यूरोपीय कहानियों में या अंग्रेजी ढंग की कहानियों में नहीं होती थी। अब यदि आप महाभारत को पढ़ें, यदि आप रामायण को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि एक रेखीय कथा नहीं है वहां, बल्कि कथा आगे पीछे जाती है, स्वप्न के द्वारा जाती है, अतीत की स्मृतियों के द्वारा जाती है। और जब राम सीता के से जब मुलाकात करते हैं तो उसमें जो स्मृतियां आती हैं या
जब सीता का हरण हो जाता है, उस समय राम के मन में जो स्मृतियां आती हैं वह कथा को आगे पीछे करती हैं, घटनाओं को आगे पीछे करती हैं। हाँ, ये अवश्य है कि भारतीय कथा परंपरा में घटना और एकात्मकता और एकान्विति का प्रभाव रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी घटनाओं में रहा है। छोटी छोटी कहानियां, जिसको छोटी कहानियां कहते हैं, बैताल पचीसी को ले लीजिए। हर बार विक्रम वेताल के पास जाता है, कहानी सुनाता है और कहानी का उत्तर पाकर उड़ जाता है। आप जितनी भी कहानियां सुनिए बचपन में या लगातार पढ़ते आए हैं, उसमें एक अंत होता है और यह अंत सुखद होता है आमतौर पर। और भारतीय परंपरा सुखद अंत की परिकल्पना की कथा है। ट्रेजेडी की परिकल्पना यहां बहुत कम है। मिलन होता है अंत में, चाहे राजा दुष्यंत की कहानी के क्यों ना हो, शकुंतला की कहानी क्यों ना हो, मिलन होता है। सभी दुखों को पार करके मिलन होता है। तो हमारे यहां मिलन की परंपरा है। और पश्चिमी कथा साहित्य में विरह की परंपरा है। अंत में दुखांत हो जाता है, कहानी को ओपन छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। जब हमारे यहां आरंभ में कहानियां लिखी गईं तो ऐसा नहीं था। जो आधुनिक कहानियां लिखी गईं, मैंने महाभारत की चर्चा की, रामायण की चर्चा की, बैताल पचीसी की चर्चा की, कथा सरित सागर की कथा। इसके अलावा जब उसके बाद भी जब कहानियां लिखी जाने लगी, और खास तौर पर आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी के आरंभ से जब हिंदी में कहानियां लिखी जाने लगी, तो वहां भी अंत को सुखांत रखने की चेष्टा की गई। नंबर 1 मैं उदाहरण देकर बताऊंगा। नंबर 2, हृदय परिवर्तन। हमारे यहाँ की कहानियों में हृदय परिवर्तन पर बहुत जोर दिया गया और यह दिखाया गया कि कैसे एक बुरा व्यक्ति जो है वह अच्छा व्यक्ति कहानी के अंत में बन जाता है। प्रेमचंद की कहानियां बड़ी पड़ी हैं, जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र की, अज्ञे की, बहुत सारे ऐसे हमारे सुदर्शन, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें हृदय परिवर्तन है। तीसरी बात जो भारतीय कथा परंपरा की विशेषता है और जो हमारी कहानियों में मिलती है, जिसका प्रेमचंद, जिन्हें हम कथा सम्राट भी कहते हैं, ने अपनी कहानियों में और उपन्यासों में उसका उपयोग किया है, उपदेशात्मकता। आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं, आप कौशिक को पढ़ते हैं, आप आचार्य चतुर्सेन को पढ़ते हैं, किसी को भी पढ़ें आप माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को पढ़ते हैं, किसी भी कहानी को आप पढ़ते हैं, उसमें एक कपटी व्यक्ति का, एक दुराचारी व्यक्ति का, एक शराबी व्यक्ति का, एक क्रोधी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ये भारतीय कहानी परंपरा की विशेषता है और इसी कहानी परंपरा को लेकर हिंदी कहानी का विकास हुआ। तो मेरा ये मानना है कि भारत में जो आधुनिक कहानी की परंपरा की शुरुआत हुई, उस आधुनिक कहानी की परंपरा में उपदेशात्मकता थी, हृदय परिवर्तन था, घटना की प्रधानता थी, चरित्रों की भी प्रधानता थी। बहुत बार कहते हैं कि भारतीय कहानी में चरित्रों की प्रधानता नहीं थी। भाई पूरा का पूरा महाभारत चरित्रों से भरा पड़ा है और उन चरित्रों के आसपास कहानी चलती है। कर्ण की पूरी कहानी है, युधिष्ठिर की पूरी कहानी है, द्रोणाचार्य की पूरी कहानी है, अश्वत्थामा की पूरी कहानी है।
तो महाभारत तो एक ऐसा उदाहरण है जिसे हम महाकाव्य कहने के साथ साथ एक विश्व का पहला उपन्यास या पहला कहानियों का संग्रह भी कर सकते हैं। इतनी कहानियां चलती हैं महाभारत में, इतनी कहानियां चलती हैं कि उन कहानियों को पहचानना और उनको देखना भी बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो आए अब हम चलें कि 19वीं शताब्दी में कहानी कैसे आई हमारे पास नए रूप में, नए कलेवर में। देखिए, जब कहानी यहां आई तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लिखी गई 19वीं शताब्दी के आरंभ में। ये जो कहानी लिखी गई वो कहानी एक जमींदार की कहानी थी और ये कहानी एक विधवा महिला की कहानी थी। और ये इस कहानी का मैंने अभी आपको जिक्र किया था। ये कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। मैं इस कहानी का थोड़ा सा अंश आपको सुनाना चाहता हूं। किसी श्रीमान जमींदार के इस कहानी का मैं आरंभ इसलिए सुनाना चाह रहा हूं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार भारतीय कथा परंपरा का समावेश हिंदी कहानी में हुआ। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लो, पर वह नहीं मानी। अब यह कहानी ये चलती है कि बार बार उसको कहा गया कि अपनी झोपड़ी हटाओ, अपनी झोपड़ी हटाओ, वो नहीं करते हैं। तो वो अदालत की शरण में जाते हैं और अदालत की शरण में जाके और इधर उधर पैसे देकर वो झोपड़ी बुढ़िया से खाली करा लेते हैं। एक दिन वो जो जमींदार थे वो अपने झोपड़ी के पास टहल रहे थे, उस झोपड़ी जो उन्होंने बुढ़िया से हथियाई थी, और उसको वो बुढ़िया आती है और कहती है कि मुझे एक टोकरी मिट्टी चाहिए, मेरी जो पोती है वो तो खाना ही नहीं खा रही है, तो थोड़ी सी मिट्टी दे दें हमें, उसका हम चूल्हा बनाएंगे और चूल्हा बनाने के बाद अगर मैं उस पर रोटियां सेकूंगी तो शायद वो रोटी खा लेगी। जमींदार को लगा कि इसमें हर्ज क्या है और उसने कहा कि ठीक है, तुम मिट्टी ले लो। वह अपने झोपड़े के अंदर गई और झोपड़े के अंदर जाने के बाद उसने एक टोकरी मिट्टी उसमें टोकरी में डाल ली और टोकरी में डालने के बाद उसने जमींदार से कहा कि महाराज, हुजूर, जरा ये टोकरी उठा दें। तो वो जमींदार तो पहले बड़ा नाराज हुआ कि ये अदना सी गरीब बुढ़िया मुझे टोकरी उठाने के लिए कह रही, लेकिन फिर उन्होंने टोकरी उठाई, लेकिन वो टोकरी उनसे उठी नहीं। और तब अंत में बुढ़िया ये बोलती है, मैं उसका वचन सुनाता हूं, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठाई गई, तो इस झोपड़ी में जो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं उन्हें कैसे उठाएंगे आप? क्या जन्म भर उसका भार उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। अब लेखक लिखता है, देखिए यहीं पर जो भारतीय कथा परंपरा है वही भारतीय कथा परंपरा आ जाती है। कथावाचक बिल्कुल सामने आ जाता है, जैसे वो श्रोताओं को कहानी सुना रहा हो। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के
उपरोक्त वचन सुनते ही, देखिए उपरोक्त वचन सुनते ही आंखें खुल गई। अब जो पूर्वापर संबंध है कथा से, बार बार जो भारतीय कथाकार है वो याद दिलाता है और कहानी कहाँ से छूट गई और कहाँ से चली आई उस पर जरूर ध्यान देता है। तो जब उपरोक्त वचन कहा, इसका मतलब यह हुआ कि कहानी जो अभी तक सुनाई गई है, विधवा ने जो वचन कहे हैं उसको याद कीजिए। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी दोपड़ी वापस दे दी। आमतौर पर यदि ये छोटी शॉर्ट स्टोरी होती तो शॉर्ट स्टोरी में इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ओ हेनरी को पढ़ लीजिए और दूसरे भी चेखव को पढ़ लीजिए, तो उनकी कहानी बिल्कुल अंत में खुली होती है। उसमें कोई उपदेश नहीं होता, उसमें कोई चरित्र होता है, कुछ घटनाएं होती हैं और बस वही चरित्र और घटनाएं पूरी कहानी को निर्मित करती हैं, उसकी निर्मित उससे होती है। लेकिन जो भारतीय कहानी है, उस भारतीय कहानी की निर्मित इस उपदेश, परिवेश निर्माण, इस उद्देश्य से भी होता है, हृदय परिवर्तन से भी होता है। और जो पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई और पंचतंत्र का जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य यही था, आप सब जानते हैं कि जब विष्णु शर्मा को राजा ने बुलाया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन्हें उसकी पृष्ठभूमि मालूम हुई कि बड़े शैतान बच्चे हैं और ये पढ़ाने से नहीं पढ़ते। तो उन्होंने युक्ति निकाली, ये युक्ति निकाली कि निश्चित रूप से इनको एक नए ढंग से पढ़ाना है। तो नए ढंग से पढ़ाने के लिए कहानी को अपनाया गया और एक मनुष्य के कार्यकलापों को नहीं दिखाया, बल्कि पशु पक्षियों के कार्यकलापों को दिखाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें उपदेश भी कह दिया जाए, कथा भी कह दी जाए और शिक्षा और ज्ञान भी प्रदान कर दिया जाए। मेरा यह कहना है कि भारतीय कथा परंपरा में हितोपदेश जैसे है, उपदेश दिए गए हैं। उसमें हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, सब कथा शैली में है, हमारे वेद कथा शैली में है। शिव को सबसे बड़ा कथावाचक माना जाता है। तो इस प्रकार जब शिव हमारे कथावाचक हैं, जब ईश्वर में हमने कथावाचक की परिकल्पना कर डाली, तो फिर निश्चित रूप से वह पश्चिम का देय नहीं हो सकता हमारी कथा और कहानी की परंपरा। तो अब आइए हम ये देखें कि हिंदी कहानी में किस प्रकार आगाज हुआ, आरंभ हुआ और किस प्रकार कहानी आगे बढ़ी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में 1803 में कहानी नाम से एक रचना निकली। वो रचना थी रानी केतकी की कहानी। इसमें एक कहानी कही गई थी और ये जो कहानी कही गई थी वो एक रानी की कहानी कही गई थी, जैसा कि शीर्षक से मालूम पड़ता है। लेकिन इस कहानी को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे कि यह कहानी प्रेमाख्यान की परंपरा की कहानी, प्यार की कहानी है, प्रेम की कहानी है। ये आप जानते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत की कहानी एक प्रेम कहानी ही है। तो प्रेम कहानी की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है और यही प्रेम की कहानी से हिंदी कहानी का भी आरंभ माना जा सकता है। आमतौर पर जो कथालोचक हैं, जो कथा के मर्मज्ञ हैं,
उनका ये मानना है कि ये जो रानी केतकी की कहानी है उसे कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें प्रेमोख्यान है, क्योंकि इसमें उपदेश है, क्योंकि इसमें काल्पनिक बातें कही गई हैं जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये मानता हूं कि यही भारतीय परंपरा है, स्वप्न शैली में कहानी कहना। जिस तरह से श्यामा स्वप्न बाद में जो उपन्यास लिखा गया उसकी कहानी कही गई, तो ये जो स्वप्न शैली है, जो अलग अलग ढंग की कथा शैली है, वह कथा शैली भारतीय परंपरा का देय है और उसी देय को लेते हुए हिंदी कहानी का आरंभ रानी केतकी की कहानी से माना जा सकता है। 1852 से लेकर 1862 के बीच अधिकारियों को हिंदी पढ़ाने के लिए कई कथा पुस्तकों की रचना की गई और इसका जिम्मा बहुत से लोगों को दिया गया और जिसमें इंशाअल्लाह खां भी प्रमुख थे। इसके अलावा राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद ने भी कई कथा पुस्तकें तैयार की और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद को शिक्षा विभाग में अधिकारी नियुक्त किया गया और उनको यह दायित्व सौंपा गया कि वे शिक्षा संबंधी कथा पुस्तकें तैयार करें ताकि यहाँ के अधिकारियों को हिंदी पढ़ाई जा सके, क्योंकि शासन करने के लिए जो लोक में भाषा बोली जा रही है उस लोक में बोली जाने वाली भाषा को जानना और समझना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना के नाम से एक कहानी का अनुवाद किया। फिर दूसरी जो कहानी उन्होंने लिखी उसका नाम था वीर सिंह का वृत्तांत। एक और कहानी उन्होंने लिखी उसका नाम था आलसियों का कोड़ा। तो इस प्रकार वो लगातार कहानी लिख रहे थे। 1862 में हितोपदेश का भी हिंदी में अनुवाद किया गया और इस प्रकार हमारे पास जो हमारे आधुनिक कहानीकार थे उनके पास एक परंपरा की जानकारी हुई और फिर वे कहानियां, आधुनिक कहानियां लिखने लगे। आधुनिक कहानियों में और परंपरागत रूप से चली आने वाली कहानियों में अंतर यही है, मुख्य अंतर मैं मानता हूं, यथार्थ चित्रण का, माने आसपास के सच को बताने का, और यह बताना कि कहानी बहुत ज्यादा यथार्थ परक हो गई, कहानी बहुत ज्यादा समसामयिक हो गई, कहानी बहुत ज्यादा समकालीन हो गई। तो मेरा यह कहना है कि कहानियां तो समकालीन थीं, कहानियां तो समसामयिक थीं, समय ही बदलता चला जाता है, यथार्थ ही बदलता चला जाता है, तो कहानी की सीमा भी विस्तृत होती चली जाती है, कहानी का स्वरूप भी बदलता चला जाता है। इसीलिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की कहानियों में भी हुआ। ऐसा नहीं है कि हिंदी की कहानी कोई अलग से कोई परंपरा उसकी बनी या पूरी की पूरा पश्चिम की नकल थी, बल्कि वह हमारी परंपरा थी। हाँ, जो हमारे लेखक थे वे पश्चिम की भी कहानियां पढ़ा करते थे, चेकव की भी कहानी पढ़ते थे, दूसरे कहानीकारों की भी कहानी पढ़ते थे। तो उन कहानियों से उन्हें यह मालूम हुआ कि इस प्रकार की भी कहानियां लिखी जा रही हैं और निश्चित रूप से उन कहानियों से हमारे कहानीकार प्रेरित हुए।
और उन्होंने उस ढंग की भी कहानियां लिखी, लेकिन उस ढंग की कहानियों को लिखने के बावजूद उपदेशात्मकता उनकी कहानियों में नहीं गई। उनकी कहानियों में चरित्र केंद्र में रहे और उनकी कहानियों में कौतूहल रहा, एक विकास रहा कहानियों का, और यह विकास पश्चिम की कहानियों से बिल्कुल अलग है। जिस एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी की मैंने बात की, उसके साथ साथ जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि हिंदी कहानी का विकास किस प्रकार हुआ, या मान लीजिए कि आपसे कभी ऑब्जेक्टिव टाइप कोई सवाल पूछा जाए और उसमें यह सवाल पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी कौन थी, तो यह प्रश्न बड़ा जटिल है। कुछ कहानियों की चर्चा की जाती है, हिंदी कहानी, हिंदी की पहली कहानी के रूप में। उसमें जो सबसे पहले चर्चा की जाती है वो किशोरीलाल गोस्वामी की दो कहानियां हैं, इंदुमती और गुलबहार। इसके अलावा मास्टर भगवान चंद्र की कहानी है प्लेग की चुड़ैल। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। गिरिजादत्त वाजपेयी की कहानी है पंडित और पंडिताइन, और दुलाई वाली की लेखिका है बंग महिला। और ये जो टोकरी भर मिट्टी कहानी मैंने आपको सुनाई, उसका प्रकाशन काल 1901 में है। तो कालक्रम की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती पहली कहानी ठहरती है, लेकिन कला, शिल्प और यथार्थ चित्रण की दृष्टि से एक टोकरी भर मिट्टी नई कहानी, जो नए ढंग की कहानी लिखी जा रही थी, नए यथार्थ से जुड़ी हुई कहानियां लिखी जा रही थी, उसके करीब पड़ती है। तो इसलिए कालक्रम के अनुसार तो इंदुमती है, लेकिन यथार्थ चित्रण की दृष्टि से एक टोकरी भर मिट्टी। इन दोनों चीजों को आप जरूर लिखिए। यदि केवल यह सवाल आता है कि पहली कहानी कौन है, तो निश्चित रूप से इंदुमती का जिक्र करना चाहिए। लेकिन यदि यथार्थ चित्रण के रूप में पहली कहानी कौन है, तो उसमें एक टोकरी भर मिट्टी का जिक्र होना चाहिए। 20वीं शताब्दी में कई पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी, जिसमें सबसे प्रमुख पत्रिका थी सरस्वती। चांद, इंदु और भी कई पत्र पत्रिकाएं थी, जिनमें आप जिन प्रमुख रचनाकारों का नाम जानते हैं, हंस पत्रिका थी, प्रेमचंद और प्रसाद। इसके अलावा मैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का भी नाम लेना चाहूंगा। इन पर विचार करने से पूर्व, इनकी कहानियों की विशेषताओं पर विचार करने के पूर्व, मैं एक कहानी का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, जो इन कहानियों से पहले निकली, और उस कहानी का नाम था उसने कहा था। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। यह कहानी परंपरा से थोड़ी हटकर है। इस कहानी में छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटे छोटे दृश्य हैं, और उन छोटी छोटी घटनाओं और छोटे छोटे दृश्यों से एक बड़ी कहानी का
एक संजाल, एक नेटवर्क विस्तृत बनाया गया है। और कहानी ये भी एक प्रेम कथा है, और ये कथा प्रेम कथा से शुरू होकर त्याग और बलिदान की कथा बन जाती है। और ये हिंदी की पहली कहानी है जिसमें घटनाएं लगातार नहीं चलती हैं, बल्कि स्मृति के द्वारा चलती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, नाटकीयता दिखाई पड़ती है, कथनोपकथन दिखाई पड़ता है, चरित्रों का विकास दिखाई पड़ता है। तो जो नए ढंग की कहानी के जो सारे गुण हैं, वे गुण इस कहानी में मिलते हैं। और खास तौर पर गुलेरी जी ने जो फ्लैशबैक पद्धति का इस्तेमाल किया है, वह फ्लैशबैक पद्धति अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यह कहानी न केवल प्रेम की, बल्कि त्याग और बलिदान की ही कहानी है। और लेखक ने यहां यह भी बता दिया है कि प्रेम संभव है ही नहीं त्याग और बलिदान के बिना। तो यह प्रेम भी भारतीय परंपरा का प्रेम है, जहां त्याग है, बलिदान है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीस मुड़ाए भुइ धरे, तब बैठे घर माहि। त्याग में, समर्पण में ही प्रेम है। तो इस प्रकार ये प्रेम कहानी है, लेकिन जरा इसके पाठ को हम ध्यान से पढ़ें तो यह युद्ध के विरोध में लिखी गई कहानी, और युद्ध की हिंसा, युद्ध की विभीषिका और युद्ध की दुर्दशा और दुष्परिणाम के ऊपर प्रेम के विजय की कहानी है। प्रेम यहां विजयी होता है, त्याग से, समर्पण से। तो इस प्रकार ये जो कहानी आपके सामने आती है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी कहानी बिल्कुल त्याग और समर्पण की कहानी है। इसके बाद जो तीन कहानीकारों का जिक्र मैंने किया, प्रसाद, कौशिक, राधिका रमन प्रसाद सिंह, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, ये सारे कहानीकार जो कहानी लिख रहे थे, उनकी कहानियों में एक हृदय परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये जो हृदय परिवर्तन की धारणा है, वह हृदय परिवर्तन की धारणा भारतीय परंपरा की धारणा है। यह बुद्ध में भी दिखाई देता है, जातक कथाओं में भी दिखाई देता है, यह गांधी में भी दिखाई देता है, यह विवेकानंद में भी दिखाई देता है कि वे सब सत्य और अहिंसा और पाप और पुण्य की बात करते हैं, और हमेशा पाप पर पुण्य की विजय होती है, अंधेरे पर प्रकाश की विजय होती है। तो हमारे यहां जो कहानियां लिखी जा रही थी, वह मनुष्य के हृदय परिवर्तन की कहानी। आपने सुदर्शन की कहानियां पढ़ी हों, हार में जीत। उसमें किस प्रकार उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। आपने राजा राधिका रमन प्रसाद की कहानियां पढ़ी होंगी, राम रहीम कहानी पढ़ी होगी, कानों में कंगना कहानी पढ़ी होगी। प्रसाद की कहानी है मधुआ, वो कहानी पढ़ी होगी आपने। किस प्रकार मधुआ में उस शराबी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई में किस तरह से हृदय परिवर्तन होता है। और मधुआ में
चाहे ताई में, दोनों ही कहानियों में एक तरफ ताई का हृदय परिवर्तन होता है, वो भी बच्चे के माध्यम से, और दूसरी ओर जो हृदय परिवर्तन होता है वो हृदय परिवर्तन होता है एक शराबी का। तो इस प्रकार ये हृदय परिवर्तन की कहानियां लिखी गई। और एक कहानी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। चतुरसेन शास्त्री की कहानी है हल्दी घाटी में। और इस कहानी में महाराणा प्रताप के विजय, महाराणा प्रताप के संघर्ष और महाराणा प्रताप की देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जिस तरह से चित्रण किया गया है, उस पर यदि हम गौर करें तो देखिए वो युग था गुलामी का, वो युग था परतंत्रता का। और उस युग में हम लगातार संघर्ष कर रहे थे अपनी गुलामी के खिलाफ। हम हताश थे। हमें कहा गया कि तुम्हारे अतीत में कुछ नहीं है। हमें बताया गया कि तुम तो सपेरे थे। हमें बताया गया कि तुम तो हमेशा से गुलाम रहे। हमें बताया गया कि तुमने आज तक कोई आविष्कार नहीं किया। तुम तो पिछलग्गू जाति हो, पिछलग्गू नस्ल हो। विवेकानंद ने सारे विश्व को जाकर बताया कि हम क्या थे, क्या हैं, किस तरह से हम विश्व गुरु हैं, यह बताया गया। हमारे कहानीकार भी लगातार जब कहानी लिख रहे थे, जयशंकर प्रसाद जब अतीत से कहानियां उठा रहे थे, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, अपने नाटकों में, जब अतीत से घटनाओं को उठा रहे थे, तो उसका कारण था नवजागरण। उसका कारण था हम में जो हताशा भरी हुई है, उस हताशा को दूर करके हमें अपने देश की बात करना। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो इस प्रकार हमें अपने देश की याद, हमें अपने देश की महिमा बताई जा रही थी। और ये बताया जा रहा था कि हमारा देश कैसा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ये साहित्य रचा जा रहा था नवजागरण काल के दौरान, वो साहित्य निश्चित रूप से इस तरह का साहित्य रचा जा रहा था कि हम यह जान सकें, यह बता सकें कि हम किस प्रकार अपने से संघर्ष कर रहे हैं और किस तरह हमें अपने से संघर्ष करना है। अब दूसरा जो पक्ष है जो हमारी कहानी का, उस कहानी का जो पक्ष है वो पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हम कहानियां हमारी आगे बढ़ती गई, हमारा जीवन आगे बढ़ता चला गया, उसी प्रकार हमारी कहानियां भी आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद एक बहुत बड़ा कथाकार हमारे बीच में आता है। वह कथाकार है प्रेमचंद। मैं इस व्याख्यान में प्रेमचंद पर कुछ आरंभिक बातें करूंगा और अपने अगले व्याख्यान में मैं प्रेमचंद की कहानियों पर तफसील से चर्चा करूंगा। आज हमने जिन कहानियों की चर्चा की, उन कहानियों ने एक परिदृश्य बनाया, एक भूमिका बनाई कि किस तरह की कहानी प्रेमचंद के आगमन के पूर्व लिखी जा रही थी। पहले जैसा कि आपने जाना कि अनुवाद हुए, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ थे उनका अनुवाद हुआ। उसके बाद जो हमारे मध्यकालीन आख्यान थे उनका अनुवाद किया गया।
उसके बाद जो आसपास की परिस्थिति थी, स्त्री शिक्षा को लेकर, सामाजिक परिवर्तन को लेकर, उस तरह की कहानियां लिखी गई। और इस प्रकार जो कहानी लिखी गई, जो दृष्टिकोण था, जैसे यशपाल की एक कहानी है करवा का व्रत, एक पुरुष और स्त्री का जो दृष्टिकोण है, जो संबंध का, उसको दिखाया गया। इस दौर की कहानियों में ज्यादातर सामाजिक कहानियां लिखी गई, कुछ राजनैतिक कहानियां भी लिखी गई, लेकिन मुख्य रूप से जो हृदय परिवर्तन की बात हुई और यह बताया गया कि स्त्री कितनी महत्वपूर्ण है, स्त्री का निर्णायक भूमिका है परिवार बनाने में, समाज बनाने में, और परिवार के स्थायित्व पर बहुत जोर दिया गया कि किस तरह का परिवार हमारे यहां रहना चाहिए। तो प्रेमचंद के सामने एक पृष्ठभूमि थी और प्रेमचंद ने भी कहानियां लिखनी शुरू की। प्रेमचंद ने भी जो आरंभ में कहानियां लिखनी शुरू की, उसमें उनका मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा, स्त्री का पुनरुद्धार, राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन, भक्त और ऐसा आंदोलन जो सबको उद्वेलित कर सके। तो प्रेमचंद के बारे में हम लोग अगले व्याख्यान माला में, अगले व्याख्यान सत्र में हम लोग विचार करेंगे कि प्रेमचंद ने किस प्रकार हिंदी कहानी की नींव रखी और किस प्रकार हिंदी कहानी को एक ऊंचाई पर पहुंचाया। उसके बाद आगे की कक्षा में मैं आज़ादी के बाद की जो कहानी, हिंदी कहानी का जो विकास हुआ, उस पर मैं बातचीत करूंगा। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी कहानी का आरंभिक विकास, प्रेमचंद पूर्व कहानी का विकास, या प्रेमचंद कालीन कहानी का विकास, प्रेमचंदोत्तर कहानी का विकास, आजादी के बाद का विकास, कहानी का विकास, समकालीन कहानी का विकास, 20वीं 21वीं सदी में कई तरह के सवाल आपसे हिंदी कहानी के विकास के संदर्भ में पूछे जाएंगे। सीबीसीएस के पहले सेमेस्टर में जो इतिहास का पर्चा है, उस इतिहास के पर्चे में ये दोनों सवाल पूछे जाएंगे। और जो पुराना सिलेबस है, उस पुराने सिलेबस में भी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, उसमें हिंदी कहानी के विकास की चर्चा की गई है और उसमें भी इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। असाइनमेंट में भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाएंगे। तो जब आप इसका जवाब दीजिए तो निश्चित रूप से अपनी इकाइयां पढ़िए और इकाई पढ़ने के साथ साथ और भी आप आचार्य रामकरण शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़िए। उसको हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़े बिना कोई भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं बन सकता है। तो हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, उससे कहानी का विकास कैसे हुआ, इन सब की बातें आप पढ़िए। तो इस प्रकार आज हमने ये जाना कि प्रेमचंद के पूर्व किस प्रकार की कहानियां लिखी जा रही थी, जिसमें उपदेशात्मकता भी थी, जिसमें देशभक्ति की बात थी, जिसमें हृदय परिवर्तन की बात थी, जिसमें स्त्री शिक्षा की बात थी, जिसमें प्रेम कथाएं कही गई, और उसमें एक ऐसी कहानी भी निकल के आई प्रेमचंद से पहले जो अपने से बढ़ी हुई, समय से बढ़ी हुई कहानी थी। उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी। तो इस प्रकार हमने प्रेमचंद के पहले की कहानी के स्वरूप और उसके विकास को जाना। अब अगले व्याख्यान में हम प्रेमचंद की कथा के विकास को देखेंगे और ये देखेंगे कि हिंदी में कहानी किस तरह से विकसित हुई। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। खुश रहिए और अपने घरों में रहिए और अपने को बचा के रखिए, स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।